ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ variation of acceleration due to gravity with height and depth। और दोनों केसेस च असी बेटा की देखा कि विद हाइट भी हाइट दे इंक्रीज करन नाल भी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है तो विद डेप्थ भी डिक्रीज करती है। और सेंटर ऑफ अर्थ से पहुंच के ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट बिकम्स जीरो। हुण बेटा देखो कि जो थर्ड केस है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, देखो बेटा कि नो डाउट थ्योरेटिकली असी अर्थ नू एज ए परफेक्टली स्फीयर मन के चलना वा या किसी भी हैवनली बॉडी नू एज ए परफेक्टली स्फीयर मन के चलना, पर एक्चुअली जिहड़ी अर्थ है ना पुत वो पूरी तरह नाल सफेरिकल नहीं है। तो एक्चुअली जो अर्थ की शेप है वो लाइक दिस वन है, थोड़ी जी ओबलेट है। ओबलेट मीन्स कि आ पोल्स है बेटा, आ इक्वेटर है। तो आ अगर सेंटर मान लीए तो आ जिहड़ा रेडियस है ना दिस वन, ये इक्वेटर का रेडियस है और आ वाला है पोल का रेडियस है ना। इत्थे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। तो बेटा आर पी की वैल्यू आर ई तो लैस दैन मीनस पोल साइड वालों अर्थ का रेडियस थोड़ा घट है और ज़्यादा नहीं फर्क, थोड़ा ही फर्क है, सिर्फ 21 किलोमीटर का फर्क है। बट जदों असी इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं बेटा तो तुसी नोट करो कि अगर पी पॉइंट और आ क्यू पॉइंट है, हुण ये दोनों पॉइंट्स ही पी एज वैल एज क्यू, ये दोनों पॉइंट्स ही सरफेस ते लाई कर रहे हैं। जेकर आपां सरफेस की गल करिए तो जी की वैल्यू हुंदी है जी एम बाय आर स्क्वेयर ऑन द सरफेस। पर क्योंकि बेटा ये कंसैप्ट उदों अप्लाई होना अगर शेप परफेक्टली स्फेरिकल है, तो सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का सेंटर तो डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना। पर जदों शेप पूरी तरह नाल स्फेरिकल नहीं है बेटा तो यदा मतलब इक्वेटर के ऊपर क्योंकि रेडियस ज़्यादा वा तो इक्वेटर के जी ई की वैल्यू जी एम बाय आर ई स्क्वेयर है, जबकि पोल ते तो एज आर पी इज लेस देन आर ई, आर पी क्योंकि घट है आर ई ज्यादा वा, इस करके जीपी ग्रेटर देन जीई। मतलब शेप ऑफ अर्थ नू अगर आप कंसीडर करते हैं तो असी देख रहे हैं कि इक्वेटर तो जदों असी पोल वाल जावांगे बेटा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इनक्रीज करेगी। पोल ते मैक्सिमम है, इक्वेटर ते मिनिमम है। ठीक है, तो यदा मतलब किसी भी बॉडी का जो वेट है वो अगर असी अर्थ की शेप नू कंसीडर करते हैं तो पोल ते ज़्यादा होएगा वेट तो इक्वेटर ते घट होएगा, है ना। जिहड़ा मास है वो एक अलग इशू है, वेट एम जी है ना, और जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेरी करेगी जदों आप अर्थ की शेप नू कंसीडर करते हुए ये सारा डिस्कस करते हैं। तो ये बेटा शेप ऑफ अर्थ का इफेक्ट है। हुण जो ये फोर्थ फैक्टर है वो बेटा है, देखो लिसन,
rotation of earth, due to rotation of earth। ਹੁਣ देखो बेटा गल नूं समझो कि अगर असी ये मन के चलते हैं कि अर्थ परफेक्टली सफीयर है, तो उस दे सरफेस दे ऊपर हर पॉइंट सेंटर तो कितनी दूर है, रेडियस के बराबर। तो उहदे हर पॉइंट ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैगनीट्यूड सेम होना सी, है ना, या सेम है। पर जदों आपां गल करते हैं अर्थ रेस्ट ते नहीं है बेटा, अर्थ अपनी एक्सिस दे अबाउट की कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अर्थ की रोटेशन करके असी की देखांगे, जदों आपां इस आर्टिकल नूं कंप्लीट करांगे तो तुसी की नोट करोगे बेटा कि चाहे असी अर्थ नूं परफेक्टली सफीयर मान रहे हैं, पर क्योंकि ये परफेक्टली सफीयर अपनी एक्सिस दे अबाउट रोटेट कर रहा वा, तां अर्थ दे सरफेस दे ऊपर हर पॉइंट ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं है, क्योंकि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है ना अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो स्मॉल जी नूं अफेक्ट कर रही है। कितना कर रही है, क्यों कर रही है, हुण वो इस आर्टिकल का पार्ट बनेगा। हुण उहदे लई बेटा सब तो पहला असीं ड्रॉ करते हैं अर्थ। तो अगर बेटा साडी अर्थ पूरी तरह नाल सफीयर है, तो आपां ड्रॉ कर ली इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अर्थ नूं असीं मान के चलना है एज ए रिजिड बॉडी। तो अगर अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन दे अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वा, तो ये ओमेगा 2 पाई बाय टी है, और टी की है अर्थ का टाइम पीरियड, और वो जो कि 24 आवर है। तो मतलब असी टाइम पीरियड तो ओमेगा निकाल सकते हैं ना, तो आ रिलेशन जिहड़ा वा वो सानू याद होना चाहिए। हुण बेटा तो आ साडे कोल है इक्वेटर, है ना। इक्वेटर बेसिकली अर्थ के सरफेस ते लार्जेस्ट सर्कल है ना साडा इक्वेटर। हुण पुत आ अर्थ का सेंटर है ओ, तो एम मास है अर्थ का, ते आर रेडियस है अर्थ का। हुण पुत्तर एक गल सुनो, अर्थ के उपर आपां एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया पी सरफेस ते। हुण इस पॉइंट दी जिहड़ी लोकेशन है, अर्थ क्योंकि सफीयर है पुत, तो शायद लोअर क्लासेस दे विच जियोग्राफी दे पढ़ते वक्त तुहानू दस्सिया जांदा होएगा कि अर्थ दे उपर ना सरफेस दे उपर किसी भी पॉइंट की लोकेशन दस्सण लई ना साडे कोल दो कोआर्डीनेट्स है, एक लैटीट्यूड है, एक लॉन्गीट्यूड है। तो एक्चुअली लैटीट्यूड की है ना, तो लैटीट्यूड का मतलब है कि अगर आपां अर्थ के सरफेस से किसी भी पॉइंट का लैटीट्यूड निकालना, लैटीट्यूड एंगल है, पर केड़ा एंगल है मैं दसन लगा। हुण जिद्दां मान लो पी पॉइंट अर्थ के सरफेस से है पुत, तो अगर आपां इस पॉइंट का लैटीट्यूड निकालना वा, तो असीं अज्यूम करांगे कि ये पॉइंट अगर अर्थ के सेंटर नाल जोड़िया जाए स्ट्रेट लाइन नाल, तो आ जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है वो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन के नाल जिन्ना एंगल बनाएगी, दैट इज नोन एज लैटीट्यूड। तो लैम्डा लैटीट्यूड है। हुण पुत इहदा मतलब जेड़ा पॉइंट इक्वेटर ते होएगा, जे आ पी पॉइंट इक्वेटर ते हुंदा तो उहदा लैटीट्यूड है 0 डिग्री या 0, और जेड़ा पॉइंट पोल ते होएगा उहदा लैटीट्यूड है 90 डिग्री। ये याद रख लेना तुसी, है ना। तो अर्थ दे नाल किसी भी सरफेस के ऊपर पॉइंट के नाल असी लैटीट्यूड एंगल जोड़ता, है ना, और वो लैटीट्यूड कितना निकालना वा तुहानू दसता कि
उस पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ OP ਉਹ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ that is latitude angle। ਸੈਕੰਡ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्योंकि अर्थ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे नाल रोटेट कर रही है और अर्थ नूं आपां मन्निया वा रिजिड बॉडी, तो इहदा मतलब अगर अर्थ दी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ना तो अर्थ दे नाल जुड़े हर पॉइंट दी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही है इंक्लूडिंग पॉइंट P। इहदा मतलब P पॉइंट दी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही है। दूजी गल तुहानूं दसी हुई है कि जदों भी बेटा कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उहदे हर पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ फॉलो करना और उहदे सर्कुलर पाथ दा जो सेंटर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ते लाई करना और उहदे सर्कुलर पाथ दा रेडियस उस पार्टिकल दा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना। तो इस डायग्राम दे विच बेटा देखो कि जेड़ा P पार्टिकल है ये सरफेस ते पॉइंट है ना, तो अर्थ दी रोटेशन करके P पॉइंट भी रोटेट करेगा, P पॉइंट दी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा वा और P पॉइंट दा रेडियस जेड़ा वा सर्कल दा रेडियस वो आ है क्योंकि P पॉइंट दा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो आप इस पॉइंट नूं O डैश मान ले। हुण बेटा आ एंगल और आ एंगल बराबर है ना, ज्योमेट्री तो आ दोनों एंगल्स बराबर है। हुण पुत्र देखो सुनो कि अगर P पॉइंट की गल कर रहे हैं तो P पॉइंट केड़ा पाथ फॉलो कर रहा, अर्थ की रोटेशन करके सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ और इहदे सर्कुलर पाथ का सेंटर O डैश है और रेडियस स्मॉल r है, जबकि OP की है पुत्र, OP है अर्थ का रेडियस कैपिटल R। तो हुण देखो O डैश P इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल O डैश P एंगल दे सामने परपेंडिकुलर है, बेस है तो बेस हो गया स्मॉल r, आ हाइपोटेन्यूज है तो स्मॉल r बेस, हाइपोटेन्यूज कैपिटल R। तो ये बेटा जो अर्थ दे सरफेस ते P पॉइंट है उहदे सर्कुलर पाथ दा रेडियस अर्थ दे रेडियस ते लैटिट्यूड नाल कितना रिलेटेड है वो फार्मूला आ गया। हुण बेटा वापस आइए, हुण अगर कोई ऑब्जेक्ट P पॉइंट ते लाई कर रहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट P पॉइंट ते लाई कर रहा बेटा तो उस ऑब्जेक्ट ते एक तो फोर्स लगनी है अर्थ दे कारण ग्रेविटेशनल फोर्स। तो P पॉइंट ते अगर एक ऑब्जेक्ट है तो आप उस ऑब्जेक्ट का नाम रख देने हैं बेटा, सॉरी नाम नहीं मास मान लेने हैं स्मॉल m। तो आ जिहड़ा पॉइंट है इत्थे जिहड़ा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा उहदा मास अगर m है तो इस ऑब्जेक्ट ते एक तो फोर्स लाई करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किधर नूं लगनी है तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स लगांदी है वो फोर्स अर्थ के सेंटर वाल लगदी है, तो वो सेंटर वाल लगनी है पुत्र, वो आपां शो करती दिस वन और ये फोर्स कितनी होनी है mg, mg ठीक है। और इत्थे m की है ऑब्जेक्ट का मास है तो g की है पुत्र P पॉइंट ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ दे ग्रेविटेशनल फोर्स दे करके। पर हुण एक गल सुनो, हुण क्योंकि ये ऑब्जेक्ट P पॉइंट ते लाई कर रहा ते P पॉइंट अर्थ की रोटेशन करके सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है ना, तो इहदा मतलब बेटा गल नूं सुनियो हुण ध्यान नाल कि जिहड़ा P पॉइंट है ना, लिसन वो रेस्ट ते नहीं है,
P पॉइंट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा पुत। हुण तुहानूं याद पता की आना चाहिए, ध्यान नाल गल सुनियो कि जदों भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो वो एक्सलरेट होएगा, मतलब ਉਹਦਾ मोशन एक्सलरेटेड मोशन है। ਹੁਣ क्योंकि ਜਿਹੜਾ P पॉइंट है ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਊ ਟੂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਓਮੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। तो अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है तो P पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करे और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होए तो उसका मोशन हुंदा पुत यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च पार्टिकल दी ਕਿਹੜੀ एक्सलरेशन ਹੁੰਦੀ है पुत? सेंट्रीपीटल एक्सलरेशन। किधर ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। और इस P पॉइंट के सर्कुलर पाथ का सेंटर O डैश है और इस P पॉइंट के सर्कुलर पाथ का रेडियस स्मॉल r है। और क्योंकि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, इस करके P पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब P पॉइंट का ओवरऑल मोशन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च पार्टिकल किहड़ी एक्सलरेशन पोजैस करता? सिर्फ सेंट्रीपीटल एक्सलरेशन। किहदे बराबर हुंदी है पुत? ओमेगा स्क्वेयर आर, या V स्क्वेयर बाय आर, या ओमेगा स्क्वेयर आर। किधर नूं हुंदी है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ P पॉइंट है ना, ਹੁਣ ਗੱਲ सुनो पुत, ਉਹਦੀ एक्सलरेशन किधर नूं है? P पॉइंट ਦੀ एक्सलरेशन O डैश ਦੀ तरफ है और कितनी है? ओमेगा स्क्वेयर आर। इस तक गल हो गई। हुण वापस आओ पुत, हुण तुहानूं दोबारा याद आना चाहिए इनर्शियल ते नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसैप्ट। हुण क्योंकि P पॉइंट, आपां P पॉइंट नूं रैफरेंस पार्टिकल मनना, रैफरेंस पॉइंट मनना। हुण P पॉइंट जिहड़ा वा है ना, इनू आपां अपना फ्रेम ऑफ रैफरेंस मान लिया P पॉइंट नूं। तो अगर P पॉइंट तुहाडा फ्रेम ऑफ रैफरेंस है पुत, तो P पॉइंट तो रेस्ट ते नहीं है, P पॉइंट तो रोटेट कर रहा वा, एक्सलरेट हो रहा वा। ਇਹਦਾ मतलब P की है साडा लई? इस प्रॉब्लम च जदों असी अर्थ की रोटेशन नूं कंसीडर करते हुए डिस्कशन कर रहे हैं तो P पॉइंट साडे लई है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस। और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस पॉइंट P दी अपनी एक्सलरेशन क्योंकि हैगी है O डैश की तरफ ओमेगा स्क्वेयर आर, तो ये करके ਜਿਹੜਾ P पॉइंट ते पार्टिकल लाई कर रहा, उस पार्टिकल ते इनर्शियल फोर्स जिहड़ी सूडो फोर्स है वो कितनी लगनी है? तुहानूं याद है ना, जदों आपां किसी भी पार्टिकल के बिहेवियर नूं स्टडी करते हैं तो सूडो फोर्स किधर नूं लगाने आ? जिधर नूं फ्रेम ऑफ रैफरेंस एक्सलरेट कर रहा उहदे ऑपोजिट। सो ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा M पार्टिकल है जिहड़ा P पॉइंट ते लाई कर रहा, क्योंकि P पॉइंट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस है और P पॉइंट की एक्सलरेशन ओमेगा स्क्वेयर आर सेंटर O डैश की तरफ है, इस करके P पॉइंट ते जिहड़ा पार्टिकल M है लाई कर रहा, उहदे ते जिहड़ी सूडो फोर्स लगेगी वो किधर नूं लगेगी पुत? O डैश तो ऑपोजिट। तो O डैश तो ऑपोजिट किधर दा मतलब? इस तरफ। और वो कितनी हुंदी है? मास ते नाल मल्टीप्लाई करते हैं एक्सलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हुण P जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल, ओदी एक्सलरेशन कितनी सी? ओमेगा स्क्वेयर आर। सो ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा इत्थे पार्टिकल है ना P पॉइंट ते लाई कर रहा, तो जे अर्थ रोटेट ना कर रही हुंदी तो ਉਹਦੇ ਤੇ सिर्फ ਇੱਕੋ ही फोर्स लगनी सी mg टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। पर रोटेशन ऑफ अर्थ करके पुत इस पार्टिकल ते एक होर फोर्स लग रही है, सूडो फोर्स।
तो इस करके हुण इस पार्टिकल ते नैट फोर्स कितनी लगनी है, हुण ध्यान दिओ। हुण जदों आपां इत्थे पैरेललोग्राम कंप्लीट करांगे पुत्त इदां तां नैट फोर्स इदां आ जानी ना। तो आ जिहड़ी नैट फोर्स है पुत्त, ये नैट फोर्स आपां कंसीडर करनी है mg डैश। हुण इहदा मतलब जे अर्थ रोटेट ना करदी तां p पॉइंट ते एक्सेलरेशन होनी सी कल्ली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होनी सी g, पर रोटेशन ऑफ अर्थ करके एडिशनल फोर्स लगन करके जिहड़ी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हो गई g डैश। सो इहदा मतलब p पॉइंट ते जिहड़ी इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g डैश है, जबकि जे अर्थ रोटेट ना करदी तां p पॉइंट ते एक्सेलरेशन होनी सी g। हुण g डैश और g च रिलेशन निकालना। हुण तुसी की देख रहे हैं, mg डैश रिजल्टेंट फोर्स है, तो mg और m ओमेगा स्क्वायर r ये कंपोनेंट फोर्सेस है ना दोनों। हुण ध्यान दियो, डायग्राम जे नजर आ रही है साफ साफ, आ देखो बेटा, जिहड़ी mg है वो आ वाली फोर्स है, m ओमेगा स्क्वायर आ वाली फोर्स है, इन्हां दोनों दे विच आ एंगल कितना बन रहा, ये एंगल बन रहा 180 डिग्री माइनस लैम्डा, और आ रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट की हुंदा पुत्त, रिजल्टेंट हुंदा r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हुण थीटा इत्थे की है, इन्हां दो फोर्सेस दे विच बनन वाला एंगल 180 डिग्री माइनस लैम्डा। हुण पुत्तर इन्हां सारियां विचों m है ना, वो कॉमन जो बाहर कटांगे अंडर रूट चों, क्योंकि आ भी m स्क्वायर है, आ भी m स्क्वायर है, आ भी m स्क्वायर बन जाना, तो जो m स्क्वायर नु कॉमन कटांगे अंडर रूट चों m आ जाना। हुण m और m कटे जाने आ, तो ये बन जाना g डैश अंडर रूट g स्क्वायर प्लस, हुण m तक खत्म हो चुके हैं, 2g ओमेगा स्क्वायर r cos 180 माइनस लैम्डा माइनस cos लैम्डा माइनस, तो g डैश आ जाना पुत्र अंडर रूट g स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 r स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। इस तक पहुंचे। हुण आपां g स्क्वायर कॉमन कटिए, बाकी मैथमेटिक्स ही है। हुण जदों g स्क्वायर बाहर कटूगे अंडर रूट चों, तां इत्थे बन जाना 1 प्लस cos, आ बन जाना। अच्छा, हुण इत्थों बाद अगला स्टेप की करना पुत्त आपां, देखो हुण याद रखना तुसी, जिहड़ी अर्थ है ना, अर्थ दा टाइम पीरियड है 24 आवर। जे आपां इहदे सेकंड बनाइए 24 आवर दे और इत्थे पुट करके सॉल्व करिए, तां ओमेगा दी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इन्नी आ गई। मतलब अर्थ की जिहड़ी एंगुलर वेलोसिटी है ना पुत्र, वो 10 रेज टू पावर -4 रेडियन पर सेकंड है अप्रोक्सीमेटली, है ना वैल्यू। हुण पुत्र देखो, आ जिहड़ा फार्मूला वा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ओमेगा रेज टू पावर 4। ਹੁਣ ਅਗਰ ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 रेज टू पावर -4 ਹੈ, ਤਾਂ ओमेगा 4 ਦਾ ਮਤਲਬ 10 रेज टू पावर -16। मतलब आ जिहड़ी टर्म है दिस टर्म, ये बहुत ही छोटी हो गई, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -16 आ गई। सो इस करके आ वाली टर्म निगलेक्ट कर देनी आप, तो क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है, तो इस करके टर्म कंटेनिंग कैन बी निगलेक्टेड। तो साडे कोल की बचा g डैश के बराबर g, हुण अंडर रूट नु आपां पावर 1/2 लिख सकते हैं पुत्र, है ना, और अंदर की है 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा बाय g। हुण पुत्र इत्थे
1 ਮਾਈਨਸ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ 1 ਮਾਈਨਸ nx ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। तो g डैश की हो गया पुत्र g 1 माइनस n थले आ गया ना हाफ इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा बाय, तो g डैश की वैल्यू आ गई बेटा g 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा बाय g। हुण ब्रैकेट खोल दियो, हुण पुत्र r की वैल्यू तो तुसी की देख रहे हैं कि गिवन पॉइंट ते जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर अर्थ रोटेट ना कर रही हुंदी, रेस्ट ते हुंदी है ना, रोटेट ना करती अपनी एक्सिस दे वक्त, तो फिर पी पॉइंट ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होनी सी, पर अर्थ दी रोटेशन करके वो जी डैश हो गई है। हुण जी डैश और जी की रिलेशन है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा की है बेटा लैटीट्यूड। हुण देखो सब तो ज्यादा अर्थ की रोटेशन जिहड़ी है, तो अगर वो ना हो रही हुंदी अर्थ रोटेट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होनी सी, पर रोटेशन करके जी नहीं है, जी डैश है, और जी डैश जी तो वखरी है, अलग है। इहदा मतलब अर्थ की रोटेशन करके भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी च फर्क आ रहा वा, है ना। हुण अगर बेटा आपां गल करिए इक्वेटर दी, इक्वेटर के ऊपर क्योंकि लैटीट्यूड एंगल 0 डिग्री है, तो cos लैम्डा cos 0 डिग्री 1 हो गया, तो इक्वेटर के ऊपर g डैश की वैल्यू कितनी आनी है, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होने करके उसका स्क्वायर भी 1 ही है। ते एट पोल जे आप पोल की गल करिए, पोल के लिए लैम्डा क्योंकि 90 डिग्री है, तो cos लैम्डा cos 90 डिग्री 0 होने करके g डैश की हो गया g। हुण तुसी की नोट कर रहे हैं बेटा कि अर्थ की रोटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नू चेंज कर रही है, सारे पॉइंट्स ते चेंज कर रही है एक्सेप्ट एट पोल। तुसी नोट की कर रहे हैं, पोल दे ऊपर जी दी वैल्यू ते रोटेशन ऑफ अर्थ का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ दे होने दे बावजूद भी पोल ते जी डैश और जी बराबर आ रहे। सो कहने का मतलब ये कि अर्थ की रोटेशन दे करके जिहड़ी जी दी वैल्यू है वो हर पॉइंट ते चेंज हो रही है, पर उसका सब तो ज़्यादा इफेक्ट इक्वेटर ते है और सब तो घट इफेक्ट है ही नहीं, जीरो इफेक्ट पोल ते है। तो ये डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इत्थे तक समझ लगी गल समूहन? चिराग, लक्ष्या, देखो बेटा हुण जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो आप हैडिंग लिखिया वा, तो सब तो पहला तुसी अपने दिमाग दे विच ये गल नूं क्लीयर करो कि पुत्र ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सिस है ना साडे कोल, जिद्दां फॉर एग्जाम्पल है फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ऑब्जर्व ਕਰਦੇ ਆ कि ये फोर्सिस फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये फोर्सिस दो बॉडीज़ दे विच उदों एक्ट करदियां वा जदों वो दो बॉडीज़ फिजिकली कॉन्टैक्ट च आंदियां वा।
आपस च टच करदियां वा। अगर दो बॉडीज़ आपस च टच नहीं कर रही, फिजिकली कॉन्टैक्ट च नहीं है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ दूसरी तरफ देखो बेटा, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ +1 ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो ये फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि अर्थ मून दे नाल किते भी कॉन्टैक्ट च नहीं है, फिजिकली कॉन्टैक्ट च नहीं है, पर ये बावजूद भी अर्थ मून ते फोर्स लगा रही है, ग्रैविटेशनल फोर्स लगा रही है। सन अर्थ दे नाल किते भी फिजिकल कॉन्टैक्ट च नहीं है, तां भी सन अर्थ ते अर्थ सन ते ग्रैविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। और सिर्फ ग्रैविटेशनल फोर्स ही नहीं बेटा, +2 दे विच आपां पढ़ांगे इलैक्ट्रिक फोर्स, चार्जिस दे करके, मीनस दो चार्जिस चाहे एक दूजे तो दूर है तां भी वो इलैक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं। ईवन मैग्नैटिक फोर्स भी इदां ही है कि अगर दो मैगनेट्स या एक आयरन नेल तो दूजा मैगनेट अगर एक दूजे तो काफ़ी दूर भी है तो भी दूरों मैगनेट उस आयरन नेल नू फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। तो कहने का मतलब ये कि ग्रैविटेशनल फोर्स, इलैक्ट्रिक फोर्स, मैग्नैटिक फोर्स, ये जड़ियाँ फोर्सिस है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सिस है। मतलब ये उदों भी लग रही हैं ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬॉडीज ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨॉन ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫੈਰਾਡੇ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਾ ਫੀਲਡ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਫੀਲਡ ਕਨਸੈਪਟ, ਹੁਣ फील्ड का वैसे तो लिटरेरी मीनिंग है स्पेस, और स्पेस की है एक तरह की कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना। स्पेस के अंदर तुसी नाल नाल जिन्ने मर्जी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। स्पेस के अंदर हर पॉइंट की अपनी एक वक्री आइडेंटिटी है, XYZ की वैल्यू अलग अलग है हर पॉइंट लिए ना। तो स्पेस कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स है। हुण पुत जिहड़ा फील्ड कंसैप्ट है ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਸਨ, ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਟ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ कि जिस वक्त तुसी स्कूल प्रैमिसिस दे अंदर है ना, बिल्डिंग दे अंदर है, तो उस वक्त और जिद्दां ही छुट्टी तो बाद तुसी स्कूल गेट नू क्रॉस करके सड़क ते आंदे सी, तो तुहाडा बिहेवियर इक्को दम बदल जांदा वा। मतलब स्कूल दे अंदर है ना, क्लासरूम दे अंदर, स्कूल दे अंदर तुसी थोड़ा जिहा अपने आप नू वैल डिसिपलिनड मतलब शो करदे हैं ना, पर जिद्दां ही तुसी स्कूल बाउंड्री तो क्रॉस करते हैं तो थोड़े बिहेवियर च थोड़ा फर्क आ जाता है। हुण उहदा कारण की है कि स्कूल प्रैमिसिस दे अंदर, एक मैं एग्जाम्पल लैके समझा रहा, स्कूल प्रैमिसिस दे अंदर तुहानू एक फोर्स जिहड़ी तुहाडे ते लग रही है या लगाई जा रही है, वो की है, उन्होंने डिसिपलिन का नाम भी दे सकते हैं ना। तो वो फोर्स जिहड़ी इंपोज हो रही है तुहाडे ते, उहदे पिछे स्कूल प्रिंसीपल रोल प्ले कर रहा। पर स्कूल प्रिंसीपल तुहाडे नाल टच च नहीं है। ईवन दैन तुहानू एक उहदा डर यह है कि कल नू अगर किसी ने शिकायत करती है ना, कंप्लेंट करती, तो फाइन होएगा, प्रॉब्लम खड़ी होएगी। तो वो जो तुसी महसूस कर रहे हैं
ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੈबिन 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਫੈਰਾਡੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੇ ਅਰਥ ਮੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਪੇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਅਰਥ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਥ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਮੂਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਰਥ ਮੂਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਨ ਤੇ ਅਰਥ ਕਿਉਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ। ਅਰਥ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, that is known as gravitational field intensity। तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड की है पुत, तो एक एग्जाम्पल है कि ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ये लैके चल रहे हैं अर्थ मून ਦੇ ਬਾਰੇ कि मून ਦੇ ਉੱਪਰ अर्थ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो इस ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ मून ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਡ ਹੈ ਉੱਥੇ अर्थ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। तो ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਮੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਮੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਰਥ ਮੂਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਅਰਥ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਅਰਥ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਮੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਜਿੰਨੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੂਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਬਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਮੂਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਡੀ, ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, तो किसी भी गिवन बॉडी का जो इफैक्ट है वो एक तो डिपेंड करता उस गिवन बॉडी के मास से। तो जिन्ना मास ज़्यादा होएगा वो इफैक्ट उन्ना दूर तक इफैक्टिव होएगा। सो हुण क्योंकि अर्थ
ਮੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਬਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। तो बॉडी चाहे आप एक जगह ते लाई कर रही है बट ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟਰਮਸ ਆਣਗੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, और कई बार सिंपली ग्रैविटेशनल फील्ड भी कह दें। हुण अगर तुहानू कोई कहे ना कैलकुलेट ग्रैविटेशनल फील्ड, ਉਹਦਾ मतलब इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये है। पर दूजी साडे नाल एक टर्म जुड़ी है जिहड़ी स्केलर है, वो है ग्रैविटेशनल पोटेंशियल। हुण इन्हां दोनों बारे आपां स्टैप बाय स्टैप गल करनी है ना, पर पहला आप इंटेंसिटी ते जोर देना पुत है ना। हुण देखो गल नूं समझो। हुण देखो बेटा, अगर हुण आ गल नूं समझियो, हुण आपां अगर एक डायग्राम दे विच दो पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। m1 वाला पार्टिकल पॉइंट A ते लाई कर रहा, m2 वाला पॉइंट B ते लाई कर रहा। तो अगर मैं बेटा थानू क्वेश्चन ये करा कि क्या m2 ते कोई फोर्स लग रही है, तो थोड़ा आंसर आना चाहिए यस। फिर मैं पूछना m2 ते केड़ी फोर्स लग रही है, फिर थोड़ा आंसर आना चाहिए ग्रैविटेशनल फोर्स। फिर आंसर आना, मैं पूछांगा कि m2 ते जो फोर्स ग्रैविटेशनल फोर्स लग रही है कौन लगा रहा वा, तो एक लाइन च तो आंसर आ जाना थोड़ा m1, भी m2 ते जिहड़ी ग्रैविटेशनल फोर्स लग रही है वो m1 करके लग रही है। पर हुण क्योंकि असी ग्रैविटेशनल फील्ड के कंसैप्ट नूं इंट्रोड्यूस करता वा बेटा, तो देखो बई हुण गल नूं सुनियो पुत, क्योंकि ये पहला भी आपां गल कर चुके हैं कि इस क्वेश्चन दे विच m2 ते फोर्स लग रही है, केड़ी लग रही है, कौन लगा रहा वा, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इस करके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस वक्त m2 साडे लई की है, टेस्ट मास। टेस्ट मास है। और इस क्वेश्चन दे विच जिहड़ा आंसर है कौन लगा रहा, m1, तो m1 फोर्स लगाने लई जिम्मेवार है, और m2 इस क्वेश्चन च फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो m1 बेटा इत्थे साडा बन गया सोर्स मास। ये गल असीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। पर हुण बेटा इस गल नूं मैं ग्रैविटेशनल फील्ड के एंगल तो भी दसन लगा कि अगर थानू कोई पूछे कि m2 ते ग्रैविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा, तो तुसी हुण इदां सोचना वा कि इदां नहीं कहना कि m1 लगा रहा, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है, शॉर्ट आंसर है। पर हुण ग्रैविटेशनल फील्ड कंसैप्ट नूं समझण लई कि एक्चुअली m2 के उपर जो फोर्स लगा रहा वो है
बी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है और ये इंटेंसिटी बी पॉइंट पे कौन किहदे करके एग्जिस्ट कर रही है, M1 करके। मतलब M2 पार्टिकल दे उपर जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल ऑफ मास M1 लगा रहा वा। तो और वो जिहड़ा M1 का ग्रेविटेशनल फील्ड बी पॉइंट ते पैदा हो रहा वो M2 ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा। तो मतलब गल नूं समझो, हुण थोड़ा इलैबोरेट करके समझो, गल नूं एक्सपैंड करके समझो कि और ये कंसैप्ट बेटा +2 च भी आने हैं इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल, मैगनैटिक फील्ड के नाल। तो जिन्ना इत्थे जल्दी समझ जाओगे उत्थे तुहाडे लिए ईजी हो जाएगा गल, तो उन्होंने नाल लैके चलना। कि अगर थानू इत्थे पुछया जाए कि M2 ते कौन फोर्स लगा रहा, तो तुहाडा आंसर आना वा M2 ते फोर्स लगा रहा वा ग्रेविटेशनल फील्ड जो पैदा हो रहा बी पॉइंट ते, पर उन्होंने पैदा किहने कीता, M1 ने। M1 दे मास करके जो ग्रेविटेशनल फील्ड बी पॉइंट ते एग्जिस्ट कर रहा वो ग्रेविटेशनल फील्ड M2 ते फोर्स लगा रहा। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब। हुण अगर बेटा थानू मैं कहां कि इस डायग्राम M1 ते कोई फोर्स लग रही है, तो थोड़ा जवाब की आएगा। हुण जदों मैं पूछया क्या M1 ते कोई फोर्स लग रही है, तो इस क्वेश्चन के लिए जिहड़ा M1 है वो बन जाएगा टेस्ट मास, और इसका आंसर की दोगे, यस M2 लगा रहा वा। तो इस करके इस क्वेश्चन के आंसर च M2 केड़ा रोल प्ले करेगा, सोर्स मास का। और यदा कंप्लीट आंसर की दसूंगे कि M1 ते कोई फोर्स लग रही है, तो तुसी कहोगे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। लगा कौन रहा, शॉर्ट आंसर तो है M2, पर कंप्लीट आंसर की है कि ए पॉइंट पे M2 के कारण जिहड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा हो रहा वो जिम्मेवार है M1 ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने लई। तो ये बेटा मतलब इस कंसैप्ट नूं इदां समझना वा। और तुसी इहदे च कन्फ्यूज, क्योंकि सोर्स मास टेस्ट मास आ जाते हैं ना, आप कन्फ्यूज हो जाते। कन्फ्यूज होने की कोई लोड़ नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो बॉडी है वो टेस्ट मास का रोल प्ले करेगी, और अगली बदल गई सिचुएशन जो सोर्स मास का रोल भी प्ले कर सकती है, जिदा कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा वा। सो हुण बेटा